अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। हमारे मुल्क के अंदर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक जेल के बाहर धरना देता है। जिस कैदी से मिलने की वो ख्वाहिश करता है उसकी फ़ैमिली भी बाहर धरना देती है। कोई कानूनी जवाज़ नहीं है ये मुलाकात ना होने के लिए, लेकिन उनको मुलाकात करने नहीं दी जाती। वो अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है जज से मिलने, ताकि उन्हीं के ऑर्डर इन्फोर्स करें, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिलने से मना कर देते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है इस्टेब्लिशमेंट ए कंट्रोल की। दूसरी एग्ज़ाम्पल क्या है कि मुल्क के अंदर एक ओहदा ख़त्म किया जाता है, अभी दूसरे ओहदे के सारे SOPs बने नहीं होते, लेकिन उसकी नोटिफिकेशंस की तैयारी हो जाती है और आज से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपना नया ओहदा, जो टाइटल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDF का, वो संभाल लेते हैं। एक बंदे की या एक इदारे की खुशनुदी की खातिर हम हर SOP, नॉर्म, कानून तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? चंद लोगों की सियासत दौलत बचाने के लिए। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप्स को, मिलिट्री जनरल्स को रास्ता हमेशा हमारे पॉलिटिशियंस ने दिया है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने फैसिलिटेट किया और हमारी जुडिशरी ने इंडोर्स किया। यानी कि जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स थे हमारी प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म के लिए, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की। इनफैक्ट IMF ने तो तकरीबन पूरा का पूरा मुद्दा इन डिपार्टमेंट्स पर डाल दिया हमारी लार्ज स्केल करप्शन, हमारे टैक्स गोल्स फुलफ़िल ना होने के लिए, और उन्होंने कहा कि इनकी एसेट डिक्लेरेशंस करें। सरकार ने उसको अमेंड कर दिया थोड़ा सा। उनके ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान जो सिविल सर्विस के हैं वो करेंगे, यानी कि उन्होंने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूड नहीं किए। अब इसमें उन्होंने किन को छोड़ दिया? आर्म फोर्सेस को। हालांकि एज अ पब्लिक सर्वेंट ये वैसे ही कानून होना चाहिए कि आपके एसेट्स डिक्लेयर होने चाहिए, और ये टास्क उन्होंने किसको दिया? FBI क्या है? टूल है रियासत का, जबर का। आप नहीं मानते, हम एक और डिपार्टमेंट से समझाते हैं। NCCIA बदनामे ज़माना, जो एक यूट्यूबर की प्रोसिक्यूशन नहीं ठीक कर पाया, एक यूट्यूबर की, उसने आज सुराब बरकत साहब को अबडक्ट करवाया एयरपोर्ट से और FIA के सामने पेश भी नहीं करवाया, जहाँ पे उन्होंने पेश होना था। ज़ाहिर है उनके खिलाफ कोई चार्ज है तो आप मुतल्लिका अदालत में पेश करते हैं। और उन्होंने कहा कि क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम सनम जावेद साहिबा का किया था और उस पर कुछ रिमार्क्स थे जो शायद शान में गुस्ताखी थे ताकतवर लोगों के, लिहाजा इन पे NCCI का केस तो बनता है। इस पर यकीन नहीं आता, हम और डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। CCD की मिसाल आपके सामने है। आपको लगता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंटल फेलियर है, बाहर देख लेते हैं। जजेस सिंपल CMs को मिलने को नहीं तैयार। जजेस इस वक्त ये नहीं देखने को तैयार कि ईमान मज़ारी और हादिल चट्ठा, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं किसी सियासी जमात से, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं किसी ताकतवर हलके से, उनके केस में जो ख़ुद दोनों वकील हैं बाय द वे, एक पब्लिक डिफेंडर अपॉइंट किया जाता है। फिर उस पब्लिक डिफेंडर को सवालात फीड किए जाते हैं। वो पब्लिक डिफेंडर खुद शर्मिंदा होकर कहता है यार कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो आके बाकी वकला को बताता है कि यार ये वो मुझे कहते हैं 20 क्रॉस क्वेश्चन, ये मैं नहीं कर सकता। हर बंदे का, हर इंसान का फ्री ट्रायल का हक है। यानी कि आपकी जुडिशरी, सरकार, डीप स्टेट सब फारिग हो गए। मीडिया की क्या हैसियत औकात है, हम आपको अभी बताते हैं। शाहजेब खानज़ादा को एक बंदा सवाल पूछता है तो पूरा मीडिया सर्कस कहता है कि जर्नलिज्म को तबाह कर दिया गया, जर्नलिज्म किल कर दी गई है। वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पूरी पाकिस्तान की जर्नलिज्म को किल कर दी। एक तो इतनी घटिया है पाकिस्तान की जर्नलिज्म कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सवाल से वो किल होगी। तो सुराब बरकत जर्नलिस्ट नहीं है। वो आपको इसलिए नहीं पसंद क्योंकि आप उसके ओपिनियन से अग्री नहीं करते, मैं भी नहीं करता, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए जर्नलिस्ट फिर भी करता हूँ। मैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की आवाज़ फिर भी उठाऊंगा, अनइक्विवकली, विदाउट कैवियाट उठाऊंगा। तो आपकी हर स्टेट फंक्शनरी फारग हो गए। ये जो KP के CM साहब बाहर आके बैठे हैं, क्या 8वीं दफ़ा भी उनको लगता था उनकी मुलाकात करा दी जाएगी? बकौल उनके और अचकज़ई साहब के कि जनाब हम हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत है, या पाकिस्तान में कौन से जमहूरी प्रिंसिपल्स का या जमहूरी प्रोसीजर्स की रिस्पेक्ट है? पेशावर हाई कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम किसी किस्म की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्वर्सेशन और रैलिंग नहीं अलाउ करेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। क्यों भाई? वजह अनऑफिशियली और ऑफिशियली तो आपने ब्यूरोक्रेट से प्रेशर डाला हुआ था कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आप पोस्टिंग्स मत करें। क्यों?
ऐसा कौन सा डर और खौफ है? आपके DGISPR हर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वहाँ पे वो बातें कर सकते हैं। पंजाब के अंदर आपकी मिनिस्टर साहिबा, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो हर स्कूल में फ़ोटो ऑप्स करा सकते हैं। अभी रिसेंटली वो डिसेबल्ड बच्चों के स्कूल में जाकर फ़ोटो ऑप्स कर रही हैं। ये सब जायज़ है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ऑपोजिशन लीडर्स, एथनिक ग्रुप्स के लीडर्स आए गुफ्तगू करने, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस मुल्क में बचा क्या है? अच्छा, मज़े की बात क्या है साथ साहब, जो लोग इस मुल्क के दहशत, खौफ, बदहाली, स्मॉग, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से इस्केप करके भी जा रहे हैं, उनको भी नहीं हमने जाने देना। कई महीनों की स्पेकुलेशन के बाद, लोगों के तरले लेने के बाद, हमारी स्टोरियां करने के बाद फाइनली इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब हमने कुछ SOP बना ली। वो SOP क्या है कि सिर्फ वैलिड वीज़ा नहीं अलाउड, यानी कि अगला मुल्क जिसने हमारे जैसे घटिया पासपोर्ट को इजाज़त दी आने की, उनकी स्क्रूटनी इनफ नहीं थी कि अब गवर्नमेंट खुद स्क्रूटनी करेगी। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ये जो लफ्ज़ है, इसका मैं क्या मायने लूँ? क्या आपको उनको रिश्वत देनी पड़ेगी? क्या उनके गोडे गिट्टे पकड़ने पड़ेंगे? या वो घटिया चीज़ें करनी पड़ेगी जो NCCIA ऑफिशियल्स ने विक्टिम्स के साथ किया था? रिपोर्ट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं कि लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख दे के जान छुड़ा रहे हैं। लाहौर से बाकू की फैमिली की फ़्लाइट कैंसिल कराई जाती है ऑफलोडिंग के नाम पे। वो सियालकोट से सेटिंग बना के निकल जाते हैं, वो हॉलीडे पे जा रहे हैं। कोई बंदा बाकू भाग के नहीं जाता। मैं अज़रबैजान गया हुआ हूँ, वहाँ भी उतनी ही गुर्बत है, वहाँ कोई काम नहीं है, और बज़रिए बाकू आए कहीं जाया नहीं जाता। स्टूडेंट्स को ऑफलोड किया जा रहा है, सिर्फ क्यों? बस रियासत ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दी? बड़ी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है जी। दुनिया भर में हमारा इमेज ख़राब हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाके पुठी सीधी हरकतें करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। जब आप एक बंदा जो बिल्कुल अनपढ़ है, उसकी जाली डिग्रियां पाकिस्तान ने बनवा के उसको भेजते हो बाहर, तो तब हुकूमत सोई हुई थी? सोई हुई नहीं थी, मुलव्वस थी। बाकायदा यहाँ से जौक दर जौक लोगों को मिडल ईस्ट में भेजा गया 2 नंबरी के तहत। ऑफिशियल OMC, ऑफिशियल कंपनीज ने क्या सरकार के साथ रजिस्टर्ड थी, उन पे क्रैकडाउन नहीं होगा। उन सरकारी अफसरान पे नहीं होगा जिन्होंने रिश्ते नहीं हैं। अवामुन नास के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे। तो यानी कि भाई अब आपने अगर एयरपोर्ट जाना है फैमिली हॉलीडे के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए, पढ़ने के लिए, तो तगड़ी सिफारिश करके जाएं। अल्लाह की कसम, जो हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें रह भी गई थी ना, गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि हमने छोड़ना कुछ नहीं है। नए उहदे बनाओ, अपने आप को अवार्ड्स दो, अपने टाउट सहाफ़ियों को अवार्ड्स दो, बस ये हमारा काम है। लेकिन एक्चुअली लोगों के लिए रिलीफ क्रिएट करना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। जितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस लोगों का हो रहा है अपने पासपोर्ट पे ऑफलोडिंग लिखवा के, इन टर्म्स ऑफ टिकट का जो लॉस हो रहा है, होटल रिजर्वेशन का जो लॉस्ट हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट आउट हैं बिज़नेस की या एजुकेशन की, बल्कि उनके फ्यूचर्स भी तबाह हो रहे हैं कि आपका अपना मुल्क ही आपको ऑफलोड कर रहा है। अब बड़ा मुश्किल है आपका वीज़ा कोई और लगाएगा। तो आपने लिटरली पाकिस्तानियों को ये कह दिया है कि तुम यहीं पे मरो, यहीं पे रहो हमारे ग़ुलाम, क्योंकि तुम्हारा बाप भी ग़ुलाम था और उसका बाप भी ग़ुलाम था, तो अब तुम, तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे भी हमारे ग़ुलाम रहेंगे। शी वॉज एन अनसंग हीरो। जी हाँ, लाल परी गिलगित बल्तिस्तान के एक गाँव शिमशाल से ताल्लुक़ है। तकरीबन 700 से 800 ख़वातीन को ज़चगी के प्रोसेस से गुजारा। वो क्या तिलिस्माती उनकी पर्सनैलिटी थी। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। सिर्फ 3000 रुपये की बात है। सी यू देयर इंशाल्लाह। ये मुल्क किसका है? उन्हीं ताकतवर लोगों का। ये कुछ सियासतदान हैं, कुछ जज हैं, कुछ मिलिट्री ऑफिशल्स हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग। ये इनका मुल्क है और ये रियासत साबित कर रही है। अब बहुत सारी स्पेकुलेशन की जा रही है कि जनाब GSP+ स्टेटस की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है, वो रीवैल्यूएट करेगी, हो सकता है हमारा स्टेटस चल जाए। बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना अमेरिका जमहूरियत के लिए खड़ा होता है, ना यूरोप जमहूरियत के लिए खड़ा होता है। कोई मुल्क बाहर से आके हमारी मदद नहीं करेगा, हमने अपनी मदद खुद करनी। आप देखिएगा GSP स्टेटस भी हमारा बहाल रहेगा। एक पूरी इलेक्शन के ऊपर रिपोर्ट बनाई गई थी यूरोप की तरफ से, जिसको छुपा दिया गया, दबा दिया गया। बाकायदा कहा गया कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, यूरोपियन ममालिक है, लिहाजा इसको हम क्यों शाया करें। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान थोड़े पैसों में ग़ुलामी करने को तैयार है तो हमारा रेट क्यों बढ़वाएंगे? यहाँ पे अगर आज़ाद हुकूमत आ जाती है तो आपकी मादनियात मुफ्त में नहीं बिकेंगी, आपकी पोर्ट सिटियाँ चाइना को मुफ्त में नहीं बिकेंगी, आपके पास इख्तियारात होंगे।
तो जो मुफ्त में आपकी चीज़ें ख़रीद रहे हैं उनको तो तकलीफ़ होगी, तो बाहर से क्यों मदद आएगी? जब पीटीआई के जर्नलिस्ट, पीटीआई के साथी, पीटीआई के हमायत करने वाले लोग कहते थे कि जनाब ट्रंप आएगा तो देखें क्या हो जाए, हमें जी क्यों होगा? शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को कुछ डिनाई कर देना है? बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप के लिए तो वो चीज़ें की हैं, उस तरह की बात की हैं जो इमरान खान सोच भी नहीं सकता था। अब इस सारे मुश्किल दौर में आप कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट कुछ तो कर रही होगी। बिल्कुल कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमने ये सारे फार्मूले सीखे हैं लोगों को दबाने के, तबाह करने के, जो ये स्पेशल कानून है लाइक सेक्शन 144, ये सब कुछ कहाँ से आया है? ब्रिटेन के लोगों से। तो लिहाजा उस बादशाह के लिए तो बर्थडे मनाना ज़रूरी है जो इतना कुछ सिखा के गया हमें। तो उनकी 77th बर्थडे किंग चार्ल्स III की सेलिब्रेशन की रिसेप्शन पे जो 14 नवंबर को ही शहबाज शरीफ साहब शामिल हुए, और शामिल होकर उन्होंने वहाँ तकरीर भी की। और इसकी शमूलियत में कौन कौन लोग थे, मैं ज़रा उनके नाम बताना चाहूँगा आपको। बड़े अजीम लोग थे सारे। शहबाज शरीफ साहब, KPK के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, बैरिस्टर अकील मलिक, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं। जो पाकिस्तान में लॉ एंड जस्टिस का हाल है, क्या उनके पास सांस लेने का टाइम होना चाहिए? एहसन इकबाल साहब, बड़े नामवर क्या कहते हैं पॉलिटिशियन है, गोलियां खाई हुई हैं उन्होंने TLP से, बड़े बहादुर आदमी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, जो इस वक्त पूरी कौम को बता रहे हैं कि जनाब मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। मोहसिन दावड़, जो रिप्रेजेंट करते हैं एक एथनिक माइनॉरिटी जो अब्यूज़ हुई है, वो वहाँ से उठ के अब इन महफ़िलों तक पहुँच गए। अलीम खान साहब, ऐसे उनका वहाँ बनता है, खान साहब का बनता है। खान साहब सियासतदान तो है नहीं, बिजनेसमैन है जो सियासी पोजीशंस एंजॉय करते हैं फ़ायदों के लिए। शेरी रहमान साहिबा, एक और बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, माशाल्लाह। उनके जो PPP में रह गए ह्यूमन राइट्स के लिए खिदमात हैं जो उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट में कर छोड़ा था, कमाल है। सैयद नवीद कमर साहब और पीर नकीबुर्रहमान साहब, ये सारे वो लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे ये बताने के लिए कि बादशाह की बर्थडे और हम ग़ुलाम मानो। तो हमारे मुल्क में जहाँ पे जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें रोज़ कायम की जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट्स की, जुडिशरी की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, मीडिया टोटल बिका हुआ है, वहाँ पे बर्थडे मनाई जा रही है। और फिर उसके बाद मौसूफ कहाँ जाते हैं? लंदन चेकअप के लिए। 40 साल एक ख़ानदान की मुल्क में बादशाह तो वो अपने लिए हस्पताल ना बना सके ना, ये न्यू लेवल ऑफ फेलियर है। अभी मरियम साहिबा के टेन्योर के स्टार्ट में उन्होंने अनाउंस किया था नवाज शरीफ मेडिकल सिटी। जब वो मेडिकल सिटी बन जाएगी ना, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मरियम नवाज साहिबा जितनी भी अपनी बीमारियां या सर्जरियों के लिए जाती हैं वो वहीं जाया करें। मेडिकल सिटी है ना, हर चीज़ कवर हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वहीं पे जाना चाहिए फ्यूचर में। लेकिन बहरहाल फिल वक्त वो गए हैं इतने एक क्रिटिकल जंक्चर में मुल्क के अंदर, जहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू अ न्यू ओहदा हो रही है। वो जाके इंग्लैंड बैठ के, और अगेन इस सब के दौरान PTI क्या कर रही है, जो आपकी और मेरी आवाज़ों को अपेरेंटली रिप्रेजेंट करती है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। किधर? अडियाला के बाहर। ऐसे उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी अब हम नेक्स्ट वीक आएंगे आपके पास। ये एज इफ़ कोई TV सीरियल है, हर हफ्ते एपिसोड लगती है, हम देखते हैं, पूरी कौम ट्यून इन करती है, 2-3 गालियाँ बकती है, फिर वापस घर चली जाती है। और इस तरह हम कोई एक्चुअल प्रॉपर चेंज लेके आएंगे। वैसे जो लोग, मैं चाहूँगा कि अक्सर एक कार्टून है इस्लामाबाद में जो हमारी चीज़ें ट्विटर पे लगा के हमारा मजाक भी उड़ाता है, कोई नहीं, उसकी आजकल नौकरी लगी हुई, अच्छी बात है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि आज सेनेट कमेटी की ब्रीफिंग में बताया जाता है कि जनाब UAE हमारे वीज़े नहीं लगा रहा। वैसे हम सबको तो 6-8 महीने से पता है UAE वीज़े नहीं लगा रहा, लेकिन सेनेट को आज बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि असल में ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे अफ़गानी हैं जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट आ गए। अब मेरा मासूमाना सवाल है, ये कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि हमारे सिस्टम में एक लैप्स आ गया था। चलो शुक्र है, ये तो माना गया कि हमारे परफेक्ट ऊपर से आए हुए सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो हो सकती है, जिसकी वजह से वो जाके UAE रहते हैं, वहाँ बड़ा वो दंगा फसाद करते हैं। तो असल में वो अफ़गानियों की नफ़रत पाकिस्तान की तरफ जा रही है। प्रोपेगेंडा की भी इंतहा होती है। मसलन मैं आपको एक हकीकी बात बताता हूँ, मैंने जितने बाहर भिखारी देखे हैं उनमें से अफ़गानी मुझे कोई नज़र नहीं आया था। सऊदी अरेबिया में, UAE में जो आपको मेजॉरिटी भिखारी नज़र आते हैं, माज़रत के साथ वो पाकिस्तानी होते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वही क्राइम को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस कॉज कर रहे होते हैं।
आई एम श्योर अफ़गानियों के अपने प्रॉब्लम होंगे, बट आई डोंट थिंक यूएई ने जो पाकिस्तान का स्टेटस डाउनग्रेड किया वो अफ़गानियों के सिर के ऊपर किया। वैसे हमने तो सारे अफ़गानी वापस भेज दिए और 10-10 हज़ार रुपया इनाम भी दे दिया लोगों को। साथ ही उन्होंने बताया कि 21,000 पाकिस्तानी जेलों में है 8 कंट्रीज़ के ऊपर। मोस्ट केसेस माइनर क्राइम्स होती हैं, लाइक ओवर स्टेइंग, ID फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, छोटे मोटी चीज़ें। और लीगल एड वहाँ पे डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ वहाँ पे मुख्तलिफ़ कवानीन और मुख्तलिफ़ रिस्ट्रिक्शंस हैं हर मुल्क में। लेकिन मुझे तो लगा था महरोज़ भाई कि हमारे तो हर मुल्क में बड़े अच्छे मरासम हैं, हम तो अमर हो चुके हैं। शबाशी साहब की क्या ही बात है। रियलिटी ये है कि आपको मीडिया के ज़रिए कहानियाँ पेश की जाती हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत क्या है कि ग़ुलाम बादशाह की बर्थडे मनाने इस्लामाबाद जाता है। अगर इतने अच्छे मरासम है तो आपको बकिंगम पैलेस क्यों नहीं बुलाया? हमें ट्रंप 2 या 3 मुलाकातें दे दे तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं। एक बंदा जिसने जेनोसाइड फैसिलिटेट किया उसको हम ह्यूमैनिटेरियन पीस मेकर कह रहे होते हैं, जिसकी ब्रोकर डील के बाद अब 600 से ज़ायद लोग गज़ा के अंदर शहीद हो चुके हैं। तो हमारा ना कोई दीन ईमान है, ना ही दुनिया की रियासतों का कोई दीन ईमान है। इसका क्या मतलब है कि हम सब अपने आसरे पे, हमें अपने हकूक़ के लिए उठना है, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है, बहस करनी है। इस सब में राना सनाउल्लाह साहब जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो कहते हैं कि जनाब सारी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट की थी। मान लिया बाजवा साहब एक बुरे आदमी थे। बाजवा साहब का दौर कितनी देखा था? 6 साल। 6 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर दी। जनरल जिलानी जिन्होंने आपकी जमात बनाई थी उनकी गलती नहीं है। एक्स DGI हमीद गुल साहब जिन्होंने आपको पैसे दिए थे बेनज़ीर साहब पर तोहमतें लगाना, उनकी गलती नहीं है। अयूब खान साहब जिन्होंने भुट्टो बनाया था उनकी गलती नहीं है। याया खान जिनके साथ मिलकर भुट्टो ने पाकिस्तान के 2 टोटे किए उनकी गलती नहीं है, सारी बाजवा साहब की है। ये री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, चाहे वो अफ़गान नैरेटिव हो, एथनिक नैरेटिव हो, एक्चुअली राजा दाहिर हीरो था, मोहम्मद कासिम तो हमारा हीरो नहीं है, सलाउद्दीन अय्यूबी कौन है, या फिर वो ये हो कि जी सारी की सारी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स इमरान खान और बाजवा साहब ने की, ये नॉनसेंस है। दर हकीकत अपनी प्रिंसिपल इनकन्सिस्टेंसी ऑफ बीइंग नॉन डेमोक्रेटिक को छुपाने के लिए एक बली का बकरा बनता है। यही मिस्टेक इमरान खान साहब ने की थी, यही मिस्टेक बेनज़ीर साहिबा ने की थी, यही मिस्टेक नवाज शरीफ ने की थी, यही मिस्टेक अब शबाशी साहब मरीम नवाज साहिबा कर रहे हैं, यही मिस्टेक अयूब खान ने की थी और यही मिस्टेक शेख हसीना ने की थी। आप जब भी ये मिस्टेक करेंगे रिज़ल्ट सेम आएगा और आप इसको अब डिनाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसको डिनाई करना एक इंतहाई बड़ी ज़लालत और जहालत है। इस सब के दौरान 35,000 घर बिजली के बगैर हैं। कोई बलूचिस्तान में नहीं, वो ये जो हमारे घटिया प्रोविंस है जिनसे मोहब्बत नहीं करते, KPK में नहीं, इंटीरियर सिंध में नहीं, लाहौर शहर में। पूछे क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट की बैक्ड, PPP, PMLN, PTI की बैक्ड हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन में उन्होंने मकान बना लिए। बहरिया टाउन जब से एग्जिस्ट कर रही है मेजॉरिटी इलीगली एग्जिस्ट कर रही है। हर डिपार्टमेंट उनसे रिश्वत लेता था, हर महकमा उनके ताबे था, हर अदालत उनके ताबे थी। ये तो पिछले 2-1 साल में उनके मरासम ख़राब हुए हैं तो हमने कहा जनाब सारा बहरिया गलत बना हुआ है। मसला ये हजूर सारा बहरिया मलिक रियाज का नहीं है, वो लोगों को बेच गया है, वो तो पैसा लेके दुबई बैठा है। ये जो लोग यहाँ रहते हैं इनका क्या? जनाब ये तो कीड़े मकोड़े हैं ना, मिडिल क्लास, दे आर दी इंसेक्ट्स दैट वर्क फॉर अस। तो 35,000 लोगों की पिछले कालबन 15, 16, 18 घंटे से बिजली नहीं है। एक दफ़ा घंटा सुबह दी थी, एक दफ़ा घंटा उन्होंने दोपहर को दी है। हालांकि बहरिया कोर्ट में चला गया, कोर्ट से ऑर्डर ले आया कि ह्यूमन राइट्स इशू है, आप बिजली फराहम करें, हम पैसों का कर लेते हैं। और बहरिया का तकाजा ये कि हमारे अकाउंट सोचना आपको पैसे कहाँ से दें। लेकिन यहाँ पर बहरिया की भी 2 नंबरी है। बहरिया लोगों से बिल कैश में लेता रहे तो सर आप वो पैसे जमा करा देते। गालबन 55 करोड़ प्लस का अब उनका बिल हो चुका है। लेकिन मेरा एक मासूमाना सवाल है, एक सोसाइटी जो LDA से अप्रूव नहीं है वहाँ मीटर कैसे लग गए, वहाँ बिजली कैसे पहुँच गई? तो चेयरमैन वापडा साहब, हेड ऑफ लेस्को को बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हजूर असल में वो जो फार्म हाउस बना है ना मलिक साहब, वैसे इसी बहरिया टाउन के अंदर बिलावल हाउस भी, वो भी बाय द वे इलीगल जगह पे बना है। तो ज़दाई साहब बताना चाहेंगे कि ये तोहफ़ा है ये हमें किस खाते में मिला था, किस मद में मिला था? मसलन मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं लेकिन किसी ने मुझे आज तक घर नहीं गिफ्ट किया, सॉरी
बिलावल हाउस को घर कहना तौहीन है। किसी ने मुझे कासल नहीं गिफ्ट किया। तो ये सब मिलके एंड में किस पे मलबा फेंकते हैं? अवामुन नास पे। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून। किसी दिन इंशाल्लाह हम आपको ना एक दो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की स्टोरियाँ देंगे, बल्कि एक की तो हम बना रहे हैं और आप हैरान होंगे वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं और उन्होंने हरकत कितनी छोटी सी की थी। इंशाल्लाह वो स्टोरी भी जल्द आपके लिए लाएंगे। दुआ करें जी जनरली अवामुन नास पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। कोई इकोनॉमिक हालात नहीं है। अब तो आपकी इन्वेस्टमेंट बोर्ड के भी जो हेड हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी थी, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब SIFC ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किया, लेकिन हमें एक ब्रॉडर एक्शन प्लान चाहिए जिसके तहत हम इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में ला सकें। लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे क्योंकि लो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट के ऊपर। ये एक हार्श रियलिटी है। तो जी दुआ करें कि मुल्क की को फाइनेंशियल हालत बेहतर हो। वैसे इम्कानात मुश्किल लग रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हालत बेहतर हो, क्योंकि अगर खुदा न खासा ये चीज़ें नहीं होती तो हम NRकी पे खड़े हैं। क्योंकि NRकी ब्रेकआउट करने के लिए ये नहीं होता कि सरकार आप ही गिर जाती है, अवामुन नास में NRकी फैल जाती है। आप पैसे के लिए लड़ते हैं, स्कैम्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्राइम इंक्रीज़ कर जाती है, ओवर पुलिसिंग इंक्रीज़ कर जाती है, स्टेट जबर इंक्रीज़ कर जाता है और फिर इवेंचुअली ये सारा मलबा फटता है। एक बहुत खौफनाक सूरत हाल की तरफ एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जा रही है। और रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट ने अपना सर ज़मीन के नीचे दिया हुआ है। वो रिकगनाइज़ ही नहीं करना चाहता कि मुल्क में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। सबको ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि सब चंगा है, सबको पैसे दिए जा रहे हैं कि ये पाठ पढ़ो कि सब ठीक है। इसलिए तो बेपनाह पैसा इस वक्त खर्च हो रहा है। आप कोई भी ट्विटर फीड पाकिस्तान में खोल लें तो उस पर पंजाब गवर्नमेंट का इश्तिहार चल रहा होता है। मसलन मतीला जान साहब के पेज में देखा कि उन्होंने सरकार की तनकीद का एक ट्वीट किया हुआ है, उसके नीचे पंजाब गवर्नमेंट का ऐड चल रहा है। ये नहीं कि मती साहब चला रहे थे, वो ऑटोमेटिकली ट्विटर की फीड्स में ऐड आ रहा होता है। इतना पैसा प्रमोशन पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए भी, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।